हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भूषण जैन एकेडमी में। दोस्तों, बहुत सारे लोग संस्कृत तो पढ़ना चाहते हैं, पर बहुत सारे लोगों की ये शंकाएं आ रही थी कि संस्कृत तो हमें पढ़ना है, पर स्टार्टिंग कहाँ से करें ये हमारी समझ में नहीं आता है। पढ़ना शुरुआत कहाँ से करें ये हमारी समझ में नहीं आता है। बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, एग्जाम में पास होना चाहते हैं, पर पास होने के लिए तैयारी करना भी चाहते हैं, रोज के रोज बैठते भी है, और बैठने ही जैसे ही बैठते हैं इनको समझ में आता है यार पढ़े कहाँ से, तो स्टार्टिंग कहाँ से करें यही समझ में नहीं आता। तो आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं, हम जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं कि संस्कृत पढ़ने के लिए स्टार्टिंग कहाँ से करें। तो आप यदि ये वीडियो देख रहे हो तो आपको इस वीडियो से आगे आने वाले जितने भी वीडियो है उन सबको आपको देखना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग इसी वीडियो से आपको करनी है, ये बात आपको ध्यान में रहनी चाहिए। तो चलिए संस्कृत पढ़ना शुरुआत कहाँ से करें इस वीडियो से अपन शुरुआत करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले संस्कृत पढ़ने के लिए संस्कृत शब्द का अर्थ जानना बहुत जरूरी है। संस्कृत का मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। संस्कृत मतलब होता क्या है। संस्कृत में मैंने कहा था कि संस्कृत में शब्दों की उत्पत्ति दर्शाई जाती है। वो शब्द उत्पन्न कैसे हुआ, किन किन शब्दों के मिलने से वो शब्द बना है, वो पहले हम देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, संस्कृत शब्द सम प्लस क्री प्लस त धातु से, इन तीन शब्दों से, इन तीन वर्ड से मिलकर के संस्कृत शब्द बनता है। अब ये क्या है तीनों। सबसे पहले जो होता है वो उपसर्ग होता है। पहले में उपसर्ग, दूसरा है सम उपसर्ग पूर्व क्री धातु, यह है धातु, यह है क्रिया। तो धातु, और इसके बाद आया है त नाम का प्रत्यय। ये प्रत्यय है, ये धातु है, ये उपसर्ग है। और जब इन सब का मेल होता है तो संस्कृत शब्द बन जाता है, संस्कृत शब्द की उत्पत्ति हो जाती है। अब हमें देखना है कि ये संस्कृत शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। अब ये उपसर्ग, धातु, प्रत्यय, ये तो बहुत सारे आप लोगों ने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आगे जाकर के हम इसकी चर्चा करेंगे। इसका बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको हम पढ़ने वाले हैं। अभी बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि संस्कृत शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो तीन शब्दों से मिलकर के, सम प्लस क्री प्लस त, इन तीन वर्ड से मिलकर के संस्कृत शब्द बना है। देखिए यहाँ संस्कृत लिखा हुआ है, उस संस्कृत में ये जो स दिखाई दे रहा है वो स यहाँ से लिया गया है, सम से लिया गया है, सम में से स आ गया। अब कभी कभी यह म का अनुस्वार हो जाता है, म की ये बिंदी हो जाती है। कब अब आगे नियम आएगा, अनुस्वार संधि जब हम पढ़ेंगे तब उसमें नियम आएगा कि म का अनुस्वार कब होगा और अनुस्वार का म कब होगा। कभी कभी म लिखा हुआ होगा, कभी कभी अनुस्वार लिखा हुआ होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो संस्कृत में इस म का अनुस्वार हो गया, इसलिए यहाँ सम ये बन गया। सम बनने के बाद क्रू, ये क्रू कहाँ से आया, तो क्री ये धातु का क्री है, ये क्री सेम टू सेम यहाँ आ गया। ये त कहाँ से आ गया, तो बोलते ये प्रत्यय का त है, प्रत्यय का त होने के कारण यहाँ से ये त यहाँ आ गया। अब ये क का क्या होगा, क का क्या होगा, बोले क ये इत संज्ञक वर्ण है, इत संज्ञक वर्ण का होने के कारण इसका लोप हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। ये लोप होने के कारण गायब हो जाएगा, बस इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। इसकी इत संज्ञा हो जाती है और तस्य लोप से इसका लोप हो जाता है, तो ये गायब हो जाता है और त बचता है। तो त जैसे कि तैसे हमने लिख दिया। अब बचा क्या, तो बोले ये स जो है वो स समझ में नहीं आया, ये स कहाँ से आया। संस्कृत में ये जो आधा स है वो कहाँ से आया, तो आगे लिखा हुआ है सुट का आगम हो जाएगा। सुट का आगम होगा, और सुट का आगम होने पर किसी भी धातु के, स्वर, उपसर्ग के, प्रत्यय के अंत में, किसी भी इन वर्ड के अंत में यदि हलंत वर्ण कोई होता है, हलंत का अर्थ क्या है, हलंत का मतलब आधा वर्ण होता है जिसके नीचे लाइन लगी हुई होती है, ऐसा वर्ण यदि होता है तो उसकी इत संज्ञा होकर के उसका लोप हो जाता है। लोप हो गया, तो लोप होने के बाद बचा क्या, बोले सु बचा। सु बचा तो ऊ का भी लोप हो जाएगा और ऊ भी गायब हो जाएगा और बचेगा स। तो स यहाँ से सुट का आगम, सुट का आगम में से यहाँ स आया हुआ है। तो इस प्रकार ये संस्कृत शब्द की उत्पत्ति हुई। किस किस से हुई, सम उपसर्ग पूर्व क्री धातु से और त प्रत्यय लगाने से संस्कृत शब्द की उत्पत्ति होती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है। अब जो भी अपन आगे पढ़ते जाएंगे तो आगे आपको और क्लियर होता जाएगा। अब अर्थ देखते हैं, संस्कृत शब्द का अर्थ क्या होता है, संस्कृत का मीनिंग क्या होता है, संस्कृत मतलब क्या। तो संस्कृत का अर्थ होता है शुद्ध,
संस्कृत का अर्थ होता है परिमार्जित, संस्कृत का अर्थ होता है परिष्कृत, या संस्कृत भाषा का अर्थ देखें तो शुद्ध भाषा, पवित्र भाषा, परिमार्जित भाषा, सुसंस्कृत भाषा। इस प्रकार हम संस्कृत का अर्थ जान सकते हैं, संस्कृत भाषा का अर्थ जान सकते हैं। संस्कृत भाषा का अर्थ समझ लिया, अब हम आगे चलते हैं। अब अगला पॉइंट है हमारा व्याकरण। संस्कृत में भी हमें व्याकरण पढ़ना है, तो व्याकरण पढ़ने के लिए व्याकरण होता क्या है ये पहले हमें समझना बहुत जरूरी है। जब तक ग्रामर नहीं समझेंगे, ग्रामर का अर्थ क्या है, व्याकरण का मतलब क्या है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो व्याकरण शब्द की उत्पत्ति भी यहाँ संस्कृत में दर्शाई जाती है। सबसे पहले देखना है कि ये व्याकरण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए यहाँ वी प्लस आंग प्लस क्री प्लस ल्युट, यहाँ पर भी सेम संस्कृत जैसा ही लगाना है। ये वी और आंग ये दोनों उपसर्ग हैं, कहीं कहीं दो उपसर्ग भी लगते हैं, कहीं कहीं एक उपसर्ग भी लग सकता है। तो यहाँ दो उपसर्ग लगे हुए हैं, 22 प्रकार के उपसर्ग हैं। 22 उपसर्ग में से कोई ना कोई कहीं ना कहीं लगता ही है, तो 22 नाम है, तो 22 नाम आपको याद करने पड़ेंगे। देखिए ये उपसर्ग लगा हुआ है वी प्लस आंग प्लस क्री, क्री ये धातु है, और ल्युट ये प्रत्यय है, ल्युट प्रत्यय है। ठीक, अब आगे देखते हैं। इसमें भी मैंने ये पिछले संस्कृत जब पढ़ा, संस्कृत शब्द का जब अर्थ कर रहे थे तब मैंने कहा था कि ये जो इन वर्ड के पीछे ये जो हलंत वर्ण होता है, इसकी इत संज्ञा होकर के इसका लोप हो जाता है। अब हलंत वर्ण ट है, यहाँ आंग में ग है, तो इसकी भी हलंत इत संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा, माने ये गायब हो जाएगा और ये ट गायब हो जाएगा और ये ल भी गायब हो जाएगा। इसके लिए बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे सूत्र लिखे गए पाणिनि व्याकरण में, वो हम आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब हम देखते हैं कि व्याकरण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, व्याकरण बना कैसे। तो व्याकरण में ल्युट प्रत्यय है, क्री धातु है, वी और आंग ये उपसर्ग है। अब यहाँ देखिए व्याकरण में ये जो वो आपको दिखाई दे रहा है, वो ये वी में से आया हुआ है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ई है ना, ये ई, इस ई का य हो जाता है। वो कैसे हो जाएगा, जब यन संधि का स्वरूप हम पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो ये हो गया, बोले व्य, ये समझ में आया। अब ये आ है, वो आ इसमें मिल जाएगा तो व्या बन जाएगा, और ग का लोप हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। क्री का कर बन जाएगा, कभी कभी ऐसा भी होता है, तो क्री का कर बन गया, तो व्या कर और ल्यूट। अब प्रत्यय में देखिए, प्रत्यय में बहुत सिंपल है, मैंने कहा था ट का और ल का लोप हो जाएगा और यू बचेगा। तो आगे जाकर के एक सूत्र आने वाला है जिसका नाम है युवोर नाकौ, ये सूत्र आएगा। ये सूत्र क्या कहता है कि किसी भी प्रत्यय में यदि यू और वू बचता है तो यू के स्थान पर अन आदेश हो जाता है और वू के स्थान पर अक आदेश हो जाता है। अक आएगा तो वू के स्थान पर आएगा और अन आएगा तो यू के स्थान पर आएगा। इसलिए इस यू के स्थान पर युवोर नाको सूत्र से अन आदेश हो गया और व्याकरणम ये सूत्र बन गया, व्याकरणम ये शब्द बन गया, व्याकरणम ये वर्ड बन गया। ठीक, अब व्याकरण का अर्थ क्या होता है, बहुत सिंपल सा अर्थ है, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेन शब्दाः इति व्याकरणम। ये व्याकरण की डेफिनेशन है। व्याकरण किसे कहते हैं, ग्रामर किसे कहते हैं, तो बहुत सिंपल डेफिनेशन दी और बहुत सटीक डेफिनेशन दी कि व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेन शब्दाः इति व्याकरणम। अनेन शब्दाः, अनेन शब्दा मतलब जिसके माध्यम से शब्दों की उत्पत्ति होती है उसे व्याकरण कहा जाता है। उत्पत्ति माने ये उत्पाद्यन्ते मतलब उत्पन्न होना। क्या उत्पन्न होना, बोले शब्दों की उत्पत्ति किसके माध्यम से होती है, बोले व्याकरणम के माध्यम से, व्याकरण के माध्यम से। तो जिसके माध्यम से, देखिए यहाँ लिखा गया, जिस शास्त्र के द्वारा शब्द की उत्पत्ति का ज्ञान कराया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। हर एक शब्द की उत्पत्ति दर्शाई जाएगी कि ये शब्द उत्पन्न कैसे हुआ, किन किन वर्ड को मिलकर के ये बनाए, किस किस प्रत्यय से, कौन कौन से धातु से, कौन कौन से उपसर्ग से मिलकर के ये शब्द बना है, उसकी पूरी उत्पत्ति उसमें दर्शाई जाती है, उसे कहते हैं व्याकरण। ये बहुत सटीक व्याकरण है, सटीक व्याकरण की डेफिनेशन है। अब आगे जाकर के हम जब उसको पढ़ेंगे, संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें हर एक शब्द की व्याख्या की जाती है। वो शब्द बना कैसे, तो उसकी व्याख्या बहुत लंबी लंबी व्याख्याएं
होती है, बहुत सारे सूत्र लगाए जाते हैं और सूत्र लगने के बाद वो शब्द की उत्पत्ति दर्शाई जाती है। और ये सारा काम कहाँ होता है, तो ये व्याकरण के अंदर होता है। इसलिए यहाँ लिखा व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेन शब्दाः इति व्याकरणम, अर्थात जिस शास्त्र के द्वारा शब्द की उत्पत्ति दर्शाई जाती है उसे व्याकरण कहा जाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। ये संस्कृत व्याकरण जो है वो त्रिमुनि व्याकरण कहा जाता है। त्रिमुनियों का व्याकरण लिखा गया है। 3 मुनियों के द्वारा लिखा गया व्याकरण होने के कारण संस्कृत व्याकरण 3 मुनियों का व्याकरण कहा जाता है। 3 मुनियों में पाणिनि जी, वररुचि को कात्यायन भी कहते हैं, और पतंजलि, ये 3 मुनि कहलाते हैं। इन 3 मुनियों ने इस संस्कृत व्याकरण की रचना की है। अब उसमें भी सबसे पहले है पाणिनि जी, सबसे मुख्य है पाणिनि जी, जिन्होंने क्या लिखा, जिन्होंने अष्टाध्यायी नामक शास्त्र लिखा। और अष्टाध्यायी नामक शास्त्र में व्याकरण के पंचांग हमें बताए गए। व्याकरण के पंचांग क्या होते हैं, अष्टाध्यायी शास्त्र जब हम पढ़ेंगे, उस ग्रंथ को जब हम पढ़ेंगे, तो उसमें 5 प्रकार से चर्चा की गई है, उसी को पंचांग कहते हैं। 5 भागों में विभाजित किया गया। 5 भागों में विभाजित किया गया मतलब चर्चा के विषय 5 बने हैं, 5 पॉइंट के आधार से उनने वहां बात रखी है, तो उसे कहेंगे व्याकरण पंचांग। और बहुत वो सिंपल है। देखिए, सबसे पहला है अष्टाध्यायी सूत्र पाठ। अष्टाध्यायी जिसमें 8 अध्याय होते हैं उसको अष्टाध्यायी कहते हैं। और ऐसे अष्टाध्यायी ये ग्रंथ का नाम है, और इसके रचयिता पाणिनि जी है, जिस अष्टाध्यायी में सूत्र पाठ भी लिखे गए हैं। सूत्र पाठ का अर्थ है उसमें सूत्र की रचना की गई है। दूसरा है गण पाठ, गणों की रचना भी उस शास्त्र के अंदर की गई है। गणों की रचना मतलब गण क्या होते हैं, जिसने संस्कृत पढ़ रखी है उसको उनको ये पता होगा। तो जिसको नहीं पता है वो आगे जाकर के पढ़ेंगे। ये गण भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, उसकी भी चर्चा हम करने वाले हैं। आगे उन भी होते हैं, उनादि पाठ की भी चर्चा उस ग्रंथ के अंदर की गई है, तो उनादि पाठ की भी चर्चा हम करेंगे। आगे धातु पाठ, धातु भी बहुत सारे धातुओं की चर्चा वहां की गई है, बहुत सारे धातुओं को बताया गया। और आगे लिंगानुशासनम, कौन से शब्द में कौन सा लिंग है, कौन सा वर्ड कौन से लिंग में होता है, ये बात भी उस ग्रंथ के अंदर बताई गई। तो व्याकरण के पंचांग यदि आपको पूछा जाए तो आपको सादी सिंपल सी बात है, इन पंचांगों को लिखते जाना है। अष्टाध्यायी सूत्र पाठ, गण पाठ, उनादि पाठ, धातु पाठ और लिंगानुशासनम। और इन सब के रचयिता कौन है, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि पाणिनि जी इन सब के रचयिता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, तो हमने आज जितनी बात आज की क्लास में पढ़ी वो सारी बात आपको ध्यान में रखनी है। और अब आगे से हम बहुत सिंपल आराम से संस्कृत पढ़ने के लिए शुरुआत करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और अब आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे अगली स्टेप क्या होती है संस्कृत पढ़ने की, उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।